ओके, वेलकम फ्रेंड्स। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। पिछले चैप्टर के अंदर हमने बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर माइक्रोब्स का डेली लाइफ के अंदर जो यूज है और इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर माइक्रोब्स के जो बेनिफिट हैं, माइक्रोब्स हार्मफुल होने के साथ साथ बेनिफिशियल भी हो सकती हैं। ठीक है, ह्यूमन यूज के लिए, तो वो सब देखने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल। ठीक है, चलो देखो, पहले क्या लगता है बेसाइड माइक्रोस्कोपिक प्लांट। देखो क्या है, पहले समझो माइक्रोब्स का क्या रोल है हमारे लाइफ के अंदर। माइक्रोब्स होते क्या है? माइक्रोब्स कोई नहीं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि नेकेड आई से नहीं दिखाई देते, वो तो अपन माइक्रोब्स कह देते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गए, प्रोटिस्टा हो गए। ठीक है, वो क्या है? माइक्रोब्स हैं। तो अब माइक्रोब्स होने के बावजूद भी बेसाइड मैक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल, धरती पर सिर्फ प्लांट और एनिमल थोड़ी ना है, धरती पर तो माइक्रोब्स भी उपलब्ध हैं। ठीक है, अब माइक्रोब्स जो होते हैं बहुत सारे डिसीज कॉज करते हैं, पैथोजन होते हैं। ठीक है, ह्यूमन को हार्म करने का काम करती हैं, डिसीज कॉज करती हैं। ठीक है, बट इन द सेम सेंस, ठीक है ना, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बेनिफिशियल भी होते हैं ह्यूमन की यूज के लिए। ठीक है, उन्हीं को हम इस चैप्टर के अंदर टैकल करने वाले हैं। ठीक है, बेसाइड मैक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल, माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ। यू हैव स्टडीड अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डू यू रिमेंबर व्हिच कंटेन अबाउट द लिविंग ऑर्गेन कैन इन माइक्रो ऑर्गेन। क्या आप समझते हैं कि माइक्रो ऑर्गेन किस कंटेन के अंदर आते हैं, किस किंगडम के अंदर आते हैं? तो हमको पता है माइक्रो ऑर्गेनिक बैक्टीरिया थे, प्रोटिस्टा है ना, और फंगस वही हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, विच आर द वंस दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। देखो माइक्रोब्स तो हर जगह मिलते हैं, सॉइल पे मिल जाएंगे, वाटर पे मिल जाएंगे, एयर में मिल जाएंगे, इनसाइड में मिल जाएंगे, अवर बॉडी दैट ऑफ द अदर एंड एनिमल प्लांट, दे आर प्रेजेंट इवन एट साइड। वो वहाँ भी प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे कि 11th क्लास के अंदर हमको एक एग्जाम्पल दिया गया था, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो वोल्केनिक इरेप्शन हो रहा होता है, लावा के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। 80 से 90 डिग्री सेल्सियस के अंदर भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, आर्की बैक्टीरिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। They are present even at site where no other life form could possibly. Sites such as deep inside the geyser, thermal vent, where the temperature may be as high as 100 degrees Celsius, deep in the soil, under the layer so several meters thick, and in highly bacteria, fungus, microscopic animal and plant viruses, viroids. अब देखो माइक्रोब्स के अंदर आते क्या है? वायरस से आते हैं, वायरोड्स आते हैं, प्रायोन्स के आते हैं, बैक्टीरिया, फंगस। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल और प्लांट भी हो सकते हैं। That are proteaginous infection agents. Some of the microbes are shown दिखा रखे फिगर 8 पॉइंट। देखो अपन डायग्राम देखते हैं। देखो ये जो डायग्राम दिखाया गया एनसीईआरटी के अंदर, देखो ये जो पहला डायग्राम दिख रहा है ये वाला, यह जो डायग्राम है बैक्टीरिया का डायग्राम है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, उसके नीचे देखो, उसके नीचे जो है वो भी क्या है? बैक्टीरिया है। ये जो है वो स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया है। ठीक है, उसके बाद और नीचे आओ, आप देखो ये इसके अंदर ये बैक्टीरिया का ये वायरस का डायग्राम है। ठीक है ना, ये जो है वो वायरस का डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पर। ठीक है ना, है कि नहीं? तो बहुत सारे डायग्राम दिखा रहे हैं। देखो ये कौन है? ये एडिनो वायरस है। ये जो है वो टोबैको मोजेक बैक्टीरियोफेज है, मीन्स ये बैक्टीरियोफेज है। ये जो है वो टोबैको मोजेक वो एडिनो वायरस है। और ये जो है हमारा ये है रॉड शेप्ड। ये क्या है? रॉड शेप्ड है, ध्यान रखना, ये रॉड शेप्ड है। ठीक है, अब देखो बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला भी प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स में भी फ्लैजेला होता है, प्रोकैरियोट्स में भी फ्लैजेला होता है। ये जो है वो कॉकस, ये क्या होते हैं? स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया है। ये जो है वो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया का डाइवर्सिटी बहुत है, स्ट्रक्चर के अंदर, फंक्शंस के अंदर। बॉडी बहुत सिंपल है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है, पर उनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब ये कुछ पार्ट्स भी लेवल कर रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर। देखो ये जो पार्ट्स हमको दिख रहे हैं, हमारे कुछ पार्ट्स भी दिख रहे हैं। जैसे कि जो वायरस है उसके अंदर हेड होता है, वायरस का कॉलर होता है, टेल होता है, प्लेट है, पिंस है, प्रोंग्स है। ये जो वायरस है ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, मीन्स ये जो वायरस है ह्यूमन पे अटैक नहीं करता, ह्यूमन के अंदर पैथोजन, ह्यूमन के अंदर डिसीज कॉज नहीं करता। ये जो है वो वायरस के अंदर डिसीज कॉज करने का काम करता है। और बी आपको एडिनो वायरस दिख ही रहा है। देखो एडिनो वायरस दिख रहा है हमारे को। के बाद और आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमको क्या दिख रहा है? हमारे को दिख रहा है टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस। ये टोबैको के अंदर डिसीज कॉज करता है। 11th क्लास के अंदर भी आया था क्या? ये जो था इसको सबसे पहले डिस्कवरी इसी वायरस की हुई थी, टोबैको मोजेक वायरस के अंदर। ठीक है ना, अब बैक्टीरियोफेज एडिनो वायरस विच कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये ध्यान रखना है, एडिनो वायरस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है, रॉड शेप मैग्नीफाइड होता है। अब देखो ये मैग्नीफिकेशन वगैरह ध्यान नहीं रखना, ये मैग्नीफिकेशन कितना है वो तो ऐसे ही लिख दिया है। देखो ये क्या दिखा रखी है? ये जो ए नंबर में है हमारा, ये है टोबैको मोजेक वायरस। ये क्या है? टोबैको मोजेक वायरस है। ठीक है, और ये जो है हमारा, ये है हमारा स्पेरिकल शेप्ड। ये क्या है? हमारे स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया है। और ये जो है ये क्या है? फ्लैजिला। यहाँ देखो ये फ्लैजिला दिखा रखा है। ठीक है, तो ये फ्लैजिला है और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरिया की
जो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन है वहां से निकले होते हैं फ्लैजेला, ठीक है। ये इन्वेजिनेशन होते हैं सेल मेम्ब्रेन के उसी के, ठीक है। अब देखो अपन ने यहाँ तक तो पढ़ लिया था। अब देखो यहाँ पर अपन आते हैं दोबारा। देखो माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंगाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडियम टू फॉर्म कॉलोनी। देखो कितनी मस्त बात कही कि हम कॉलोनी के अंदर बैक्टीरिया और कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो करा सकते हैं। न्यूट्रिटिव मीडियम के अंदर, कल्चर मीडियम के अंदर, जिसके अंदर पीरियड फूड क्लाइमेट आदि रख दो। अरे कल्चर मीडियम तो छोड़ो, आप एक रोटी लो, ठीक है, उसे पैक करके या रोटी को आप खुला छोड़ दो 2 दिन तक, उसके अंदर फंगस आ जाता है। मीन्स माइक्रोब्स जो होते हैं वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, एवरीवेयर। यहाँ एयर के अंदर भी प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। जैसे अपन ने देखा है कभी कभी यदि खाना छोड़ दिया जाता है कहीं पर भी, यदि खाना का जूठी जो प्लेट है उसे छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ आ जाता है, वो फंगस ही होता है, ठीक है ना। इसलिए अपने को हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक डायग्राम भले दे रखा है पर इसके अंदर एक अंतर दिख रहा होगा आपको, क्या कि ये पहला जो प्लेट है और दूसरा प्लेट है उसमें अंदर एक साफ अंतर दिखना चाहिए आपको, दिखना चाहिए। क्या ये जो प्लेट है उसके अंदर बैक्टीरिया को ग्रो कराया अपन ने कल्चर मीडियम के अंदर, और बी प्लेट के अंदर अपन ने फंगस को ग्रो कराया है, ठीक है। अब देखने तो साफ साफ दिख रहा है कि ये के अंदर बैक्टीरिया, बी के अंदर फंगस है, पर इनका ग्रो करने का नेचर देखो। बैक्टीरिया जो होता है वो यूनिफॉर्मली ग्रो करता है, देखो हर जगह प्रेजेंट है। पर फंगस जो है वो रिंग के फॉर्म में ग्रो करता है, रिंग के फॉर्म में। बैक्टीरिया जो होता है वो यूनिफॉर्मली ग्रोथ करता है, और जो हमारा फंगस होता है वो रिंग के फॉर्म में। देखो बीच में है बिल्कुल फंगल कॉलोनी, फिर थोड़ी देर गैप बाद फिर एक और रिंग बन गई, तो वो रिंग के फॉर्म में ग्रोथ करता है फंगस। और यहाँ पर ये लिखा भी है कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर दिया हुआ भी हमारे को कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना। ये कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन पेट्री डिश, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। अब हम बात करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर के अंदर माइक्रोब्स का जो रोल है ना उसी का तो हम बात करने जा रहे थे, ठीक है। अब देखो इन चैप्टर 7 यू हैव रीड दैट माइक्रोब्स कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिसीज इन ह्यूमन बीइंग। चैप्टर 7 वो ह्यूमन हेल्थ डिसीज, उसमें पढ़ चुके हैं अपन की माइक्रोब्स बहुत सारी डिसीज कॉज करता है, ठीक है ना। बहुत सारी डिसीज पढ़ी थी, डेंगू पढ़ा था, मलेरिया पढ़ा था, है ना, टाइफॉइड पढ़ा था अपन ने, बहुत सारी डिसीज पढ़ी थी। बैक्टीरिया वाली डिसीज भी पढ़ी, है ना, प्रोटोजोआ वाली डिसीज भी पढ़ी, नेमाटोड डिसीज पढ़ी, वायरल डिसीज पढ़ी, HIV सब पढ़ दिए, कैंसर वगैरह। अब देखो वो तो उनका एक एस्पेक्ट था कि माइक्रोब्स जो होती हैं वो हार्मफुल होती है, डिसएडवांटेज की तरह काम करती हैं, पर ऑल माइक्रोब्स हार्मफुल नहीं होती। एनसीईआरटी में लिखा भी होगा, देखो लिखा भी है, यू हैव रीड दैट माइक्रोब्स कॉज ए लार्ज नंबर ऑफ डिसीज इन ह्यूमन बीइंग करते हैं, दे आल्सो कॉज डिसीज इन एनिमल और प्लांट के अंदर, बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक दैट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल। ये देखो लिखा हुआ है, यहीं पर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ये जो है यहीं पर लिख दिया उन्होंने कि यह हमको यह नहीं, हमको यह इससे यह पता, हमको यह नहीं सोचना है कि सारे के सारे जो माइक्रोब हैं, यहाँ से हमको यह नहीं सोचना है कि जो सारे के सारे माइक्रोब हैं वो हार्मफुल हैं। सारे के सारे माइक्रोब जो होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ अब आगे बढ़ो, क्या लिखा है, बट दिस शुड नॉट मेक यू सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मैन इन डाइवर्स एज। कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं, जैसे लैक्टोएसिडोफिलस जो बैक्टीरिया होता है वो हमारा मिल्क जो कर्ड बनता है वो उन्हीं बैक्टीरिया की वजह से बनता है, उन्हीं बैक्टीरिया की यूज की मदद से बनाते हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोब्स टू ह्यूमन वेलफेयर आर डिस्कस इन चैप्टर के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल। अब देखो आगे क्या करता है, देखो आगे यदि हम बढ़ें तो देखो माइक्रोब्स एंड हाउसहोल्ड प्रोडक्ट। हाउसहोल्ड प्रोडक्ट के अंदर माइक्रोब्स का क्या रोल है, यानी डेली लाइफ के अंदर माइक्रोब्स का क्या रोल है वो देखने वाले हैं। देखो यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट वी यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रोडक्ट ड्राइव्ड फ्रॉम एवरी डे। अ कॉमन एग्जांपल इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध का दही में से बनना, दूध से दही का बनना। अब देखो क्या होता है, दूध जो होता है मिल्क के अंदर बहुत सारी न्यूट्रिटिव मीडियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब लैक्टोएसिडोबैक्टीरिया जो होता है वो ग्रो जब करना होता है तो जो प्रोटीन को स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन को उसको कॉम्प्लेक्स करके जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है उसे कोएगुलेट कर देता है, जमा देता है, ठीक है। और उसे उसके कोएगुलेशन से जो है प्रोटीन का जो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है उसके कोएगुलेशन के कारण कर्ड का फॉर्मेशन करता है। देखो लिखा है, यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट वी यूज माइक्रोब और प्रोडक्ट। आप आश्चर्यचकित होंगे कि हम माइक्रोब और प्रोडक्ट का ड्राइव करते हैं एवरी डे। हम जो सोचते हैं कि हम डिसीज कर रहे हैं माइक्रोब, पर माइक्रोब डेली लाइफ के अंदर यूजफुल भी हैं। जैसे कि हमने लैक्टो अभी देखा, मिल्क से हम कर्ड रोज बना रहे हैं तो हमारे डेली लाइफ में यूजफुल भी होते हैं। इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया
लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी लैब के अंदर वे आते हैं जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ग्रो इन मिल्क, ये कहाँ ग्रो करते हैं? मिल्क के अंदर ग्रो करते हैं और कन्वर्टेड टू कर्ड, कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग ग्रोथ द लैब प्रोड्यूस एसिड दैट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, है ना। तो कोएगुलेशन के दौरान तो ग्रोथ करने के दौरान ड्यूरिंग द ग्रोथ दे, है ना, कोएगुलेट द पार्शियली डाइजेस्ट एंड मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन को क्या कर लेते हैं? डाइजेस्ट करने का काम करने हैं, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। आ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एस एनओपी। अब देखो क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होती है वो कर्ड के अंदर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो नया मिल्क, अगर हम नया मिल्क लाए हैं तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया नहीं होगा अभी, तो उससे कर्ड बनने में या उसके अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम जो है ऑलरेडी जो कर्ड प्रिपेयर कर रखा है उसका थोड़ा सा हिस्सा, इनोक्यूलम मतलब थोड़ा सा हिस्सा, तो जो उसका थोड़ा सा हिस्सा हम मिल्क के अंदर मिला देंगे, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण जो कुछ बैक्टीरिया, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क के अंदर, मिल्क कर्ड के अंदर प्रेजेंट थे, वो मिल्क के अंदर पहुंच गए। अब मिल्क के अंदर उनको जैसे न्यूट्रिएंट मीडियम मिलेगा, वो लगातार वेरी हाई रेट के साथ वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, है ना, और रैपिडली मतलब डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। दैट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। आ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू फ्रेश मिल्क एज इनोक्यूलम और स्टार्टर कंटेन मिलियंस ऑफ लैब, मिलियंस ऑफ उसके अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया देखने को हमको मिलते हैं, ठीक है। आगे देखो, विच एट सूटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई, सूटेबल टेम्परेचर पे मल्टीप्लाई भी करते हैं, ऐसा नहीं है मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब उनको न्यूट्रिएंट मीडियम लगा तो और मल्टीप्लाई, उनकी ग्रोथ और फास्ट होगी, थस कन्वर्टिंग मिल्क टू प्रोडक्ट विच आल्सो इंप्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी। अब ये न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़ाता है, जो हमारा बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जब वो प्रोटीन को कोएगुलेट कर रहा है तो इसके कारण न्यूट्रिएंट को क्वालिटी भी बढ़ती है, उसके अंदर विटामिन B12 का कंटेंट बढ़ जाता है, विटामिन B12 का कंटेंट बढ़ जाता है। इन आवर स्टोमक टू द लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिसीज। अपने अपनी जो स्टोमक है उसके अंदर भी बेनिफिशियल रोल होता है इनका बहुत फायदा करता है। कैसे? बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारी हेल्प भी करते हैं। कैसे? कि जो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया है जो हमारी गट के अंदर मान लो कैसे भी चले गए, तो हमारी गट के अंदर जो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया पहुंच चुके हैं उनके साथ न्यूट्रिएंट का कॉम्पिटिशन करता है। क्या? कि जो हमारे जो बैक्टीरिया ये तो फायदा पहुंचा ही रहे हैं, डाइजेशन में भी हेल्प कर रहे हैं, साथ के साथ ये कॉम्पिटिशन भी दे रहा है डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को, उनके लिए न्यूट्रिशन का अबंडेंस, उनको कम भी कर रहा है न्यूट्रिशन को, ठीक है। द लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिसीज। तो लैब जो होता है वो वेरी बेनिफिशियल रोल होता है चेकिंग डिसीज के अंदर, ठीक है। ये तो हो गया हमारे किसके बारे में? दूध से दही बनाने के बारे में, ठीक है। अब हम और आगे चलते हैं, अभी हाउसहोल्ड प्रोडक्ट ही चल रहा है, ठीक है। अब लिखते हैं द डब। अभी डब क्या होता है? अरे वही आटा, जो आटा गूंथते हैं ना अपन, वही आटा होता है। तो द डब विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज इडली, डोसा और इडली का जो आटा होता है, या डोसा इडली बनाने के लिए जो आटा यूज किया जाता है, आल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया, वो भी बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन क्या होता है? अब फर्मेंटेशन के अंदर क्या करते हैं अपन? बैक्टीरिया से बना रहे हैं, उसी को अपन ने क्या बोल दिया? फर्मेंटेशन बोल दिया। द पोप्ड अप अपीयरेंस, पोप्ड अप यानी फूल जाना। तो जो फूला हुआ अपीयरेंस होता है डब का, वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर CO2 गैस होती है। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। अपन पढ़ चुके हैं कि रेस्पिरेशन दो प्रकार से होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, ठीक है। तो अब एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं, मोस्ट ऑफ दी जो बैक्टीरिया होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो जो बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं वो फर्मेंटेशन के द्वारा करते हैं, और फर्मेंटेशन के दौरान वो इथेनॉल भी बनाते हैं और CO2 भी बनाते हैं, इथेनॉल भी बनाते हैं और CO2 भी बनाते हैं, ठीक है। अब जो CO2 गैस निकलेगी वो यहीं तो निकलेगी, कोई CO2 गैस तो फैला देगी उसको, बिल्कुल, ठीक है। कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2? देखो वही क्वेश्चन पूछ लिया, कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे चल रहा है, तो आपको उत्तर देना है एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है ना, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन चल रहा है। वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दीज फर्मेंटेशन कम फ्रॉम? ये जो बैक्टीरिया है फर्मेंटेशन करने के लिए कहाँ से आते हैं? तो हम ही पुट करते हैं उनके अंदर, ठीक है। सिमिलरली द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, ध्यान रखना, दो वाले दो होगा, एक तो हमने देख लिया मिल्क से कर्ड बनाना, कौन था वो? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, नाम ध्यान रखना कौन बना रहा है? बैक्टीरिया का। तो एक ध्यान रखना, मिल्क से कर्ड कौन बना रहा है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बना रहा है, ठीक है। और अभी हमने देख लिया कि डप, इडली और डोसा का जो डप होता है वो भी बनाया जाता है फर्मेंटेशन के द्वारा, बिल्कुल। सिमिलरली द डप विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, ब्रेड बनाने के जो काम आता है, जो डेली लाइफ में हम रोज खा रहे हैं, तो जो ब्रेड बनाने का काम आ रहा है फर्मेंटेड ब्रेड, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो है इसका बहुत ही एप्लीकेशन है। इससे सिर्फ ब्रेड नहीं बनाया जा सकता, इससे दारू भी बनाई जा सकती, दारू नहीं मतलब इन द सेंस एल्कोहल बनाया जाता है इससे ही,
ठीक है ना। तो ये सैक्रोमाइसिस एरिवेसी है, इसका इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये तो हाउस होल्ड लेवल पे भी और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी, इंडस्ट्री के अंदर जो ब्रेड बनाया जा रहा है और इंडस्ट्रियल लेवल पे जो वाइन बनाई जा रही है वो सैक्रोमाइसिस एरिवेसी के द्वारा ही बनाई जाती है। अब अपन ने अभी बोला कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान इथेनॉल प्लस CO2 बनता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान इथेनॉल प्लस CO2 बनता है। अब वो इथेनॉल जो है उसी को हम यूज करते हैं दारू के अंदर, ठीक है। और सैक्रोमाइसिस एरिवेसी जो है उस बेकर सीस्ट भी कहते हैं, बेकर यानी बेकर सीस्ट कहते हैं, मतलब जो बेकर के यूज करते हैं इसलिए उसे बेकर सीस्ट कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, अब देखो हमारे दो है, एक लैक्टिक मिल्क से कर्ड बनाने का लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इडली और डोसा का डब बनाने का काम आता है, और एक और यूज देख लिया अपन ने कि ब्रेड बनाने के भी काम आता है। अगला देखो, अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक एंड फूड आर आल्सो यूज्ड मेड बाय माइक्रोब्स, मतलब ट्रेडिशनल ड्रिंक भी बनाई जाती है, वो मतलब बहुत सारी ट्रेडिशनल ड्रिंक जो पहले से चली आ रही है उनको भी माइक्रोब की मदद से बनाया जाता है। जैसे कि सुनो, जैसे कि टोडी, जैसे कि जो टोडी है अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया, जो कि जैसे भी सदर्न इंडिया के अंदर ग्रो किया जाता है, ध्यान रखना। तो जो टोडी है वो एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि बनाई जाती है सदर्न इंडिया के अंदर। यदि आप में से कोई सदर्न इंडिया का हो तो उन्होंने देखा होगा टोडी बनाई जाती है। टोडी के अंदर क्या करते हैं, जो कोकोनट का जो ट्री होता है उसमें से जो कोकोनट होता है उसके अंदर जो वाइट शेप होता है उसका फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। एक टोडी ड्रिंक है एक, ठीक है। हाँ, सदर्न इंडिया के अंदर ये ध्यान रखना है क्या कि टोडी है सदर्न इंडिया के अंदर है, कोकोनट के ट्री के सेप के फर्मेंटेशन से बनाया जाएगा टोडी, ठीक है। तो ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया इज मेड बाय फर्मेंटिंग सेप फ्रॉम पाम्स, ठीक है। अब आगे देखो, माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश, फिश को फर्मेंट करने के लिए माइक्रोब्स का भी यूज किया जाता है, मतलब फिश से भी फर्मेंट किया जाता है, सोयाबीन भी और बम्बू शूट, ये ध्यान रखना है। 3 एग्जाम्पल, तो एक तो वो ध्यान रखना है क्या कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है मिल्क से कर्ड बनाने का काम करता है, डप ऑफ इडली बनाने का काम करते हैं अपन, डप ऑफ इडली और डोसा बनाते हैं, ब्रेड भी बनाते हैं, और साथ के साथ एक और यूज देख लिया हमने क्या, टोडी भी बनाते हैं सदर्न इंडिया के अंदर। और एक और हमारे को यूज देखने को मिल रहा है कि हम फर्मेंट फिश को भी फर्मेंट कर सकते हैं, सोयाबीन को भी फर्मेंट कर सकते हैं, और बम्बू शूट, याद रखने वाली चीजें भी हैं इस चैप्टर के अंदर, ध्यान रखना। माइक्रोब आर आल्सो यूज्ड टू, अब देखो आगे, माइक्रोब आर आल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन और बैम्बू शूट टू मेक फूड बनाया जाता है। अगला देखो क्या लिखा है, चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड, ध्यान रखना। चीज जो है वो पुराने समय से चला आ रहा है, चीज अपन जानते हैं, ठीक है। अब वो वन ऑफ द मोस्ट जो यूजफुल प्रोडक्ट है जो कि बनाया जाता है, ओल्डेस्ट फूड आइटम है जो कि बनाया जाता है माइक्रोब्स की मदद से। डिफरेंट वेराइटी ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर फ्लेवर, टेस्ट हम जानते हैं। देखो चीज अलग अलग प्रकार के होते हैं, अब वो डिपेंड करता है कि कैसे बनाया गया है, उसका टेस्ट क्या है, उसका फ्लेवर क्या है, स्वाद क्या है, उसी के बेसिस पे तो हमारे डिवाइड कर रखा है अपन ने। चीज बहुत प्रकार की चीज होती है। द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज, फॉर एग्जाम्पल द लार्ज होल्स इन स्विस चीज, स्विस चीज के अंदर जो लार्ज होल्स होते हैं, स्विस चीज के अंदर जो लार्ज होल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी प्रेजेंट होती है CO2, क्यों, जब जब फर्मेंटेशन होगा तब तब इथेनॉल और CO2 निकलेगी, तब तब CO2 निकलेगी, तो तब तब CO2 निकलेगी, तब तब पॉपिंग अप अपीयरेंस देगी। यहाँ पर भी वो पॉप्ड अप अपीयरेंस देगी। देखो लिखा है आर ड्यू टू माइक्रोब्स यूज, माइक्रोब्स के कारण। फॉर एग्जाम्पल लार्ज होल्स इन स्विस चीज, चीज का ही एक टाइप है स्विस चीज, ठीक है। उसके अंदर जो लार्ज होल्स आते हैं ना वो किसके कारण आते हैं, CO2 के कारण आते हैं। क्यों, एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है, बिल्कुल। बाय अ बैक्टीरियम नेम्ड प्रोपियोनिबैक्टीरियम सारमानी, नेम सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर माइक्रोब्स की, ठीक है। तो दोबारा रिकॉल करो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क से कर्ड बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, है ना। डप ऑफ इडली और डोसा बनाने के काम भी आते हैं, ठीक है। ब्रेड बनाने के भी काम आता है, कौन, सैक्रोमाइसिस एरिवेसी, ठीक है। टोडी बनाने के भी काम आता है सदर्न इंडिया के अंदर, ठीक है। CO2 जो होता है वो पॉप्ड अप अपीयरेंस करने का काम भी करता है, बिल्कुल। स्विस चीज बनाने के भी काम आता है। प्रोपियोनिबैक्टीरियम सारमानी, कौन, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सारमानी, ध्यान रखना है हमको। तो कौन बनाता है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सारमानी बनाता है, ठीक है। द रॉकफोर्ट चीज, अब देखो एक भी एक प्रकार की चीज है, अलग अलग प्रकार की चीज है, फ्लेवर के ऊपर, टेस्ट के ऊपर, बनाने के ऊपर वो है। तो स्विस चीज क्या है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सारमानी। और रॉकफोर्ट चीज जो है वो राइपन की जाती है बाय ग्रोपिंग अ स्पेसिफिक फंगाई ऑन देम, उनके ऊपर एक स्पेसिफिक फंगाई को ग्रो करा के रॉक फाइट चीज बनाया। अब ध्यान रखना, ये स्पेसिफिक फंगाई भी पूछ लेगा, तो क्वेश्चन क्या बनते हैं यहाँ से, क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे कि भाई स्पेसिफिक फंगाई रॉकफोर्ट चीज किससे बनाई जाती है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, एनिमल, तो सिंपल सी बात है फंगस से बनाई जाती है। कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है मिल्क से कर्ड बनाने में, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज होता है। किसको यूज करते हैं ब्रेड बनाने में, सैक्रोमाइसिस एरिवेसी को यूज करते हैं। टोडी का ग्रो की जाती है सदर्न इंडिया के अंदर की जाती है। सो इस चीज बन मारकर क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है।
अगर आगे बढ़े, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर माइक्रोब्स का क्या रोल है वो देखो। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यदि हम बात करना चाह रहे हैं, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट देखो, इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग्स। बेवरेजेस, अब देखो बेवरेजेस यानी वही तुम समझ गए, एंटीबायोटिक समय एग्जाम्पल। अब देखो एंटीबायोटिक्स क्या होती है, एंटीबायोटिक्स का भी प्रोडक्शन हम माइक्रोब्स की मदद से कर रहे हैं, ठीक है। और हमने पिछली बार देखा भी था, बहुत सारी जो एंटीबायोटिक हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो माइक्रोब्स करते हैं। एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन तो माइक्रोब्स ही करते हैं। अब एंटीबायोटिक क्या होती है, एंटीबायोटिक कुछ ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं, बोलते ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस की जाते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रिटार्ड करने का काम करते हैं। मींस एक बैक्टीरिया एंटीबायोटिक बनाता है ताकि वह दूसरे बैक्टीरिया जो कि उसके पास में ही ग्रो कर रहा है उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर दे, ठीक है। एक बैक्टीरिया एंटीबायोटिक बनाता है ताकि वह उसके पास में जो फंगस है उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर दे। तो एंटीबायोटिक क्या होते हैं, एंटीबायोटिक वे केमिकल्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम करने का काम करती हैं, ठीक है। इन वेरी लार्ज वेसल के अंदर करते हैं फर्मेंटर। फर्मेंटर मतलब बहुत बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, उन्हीं को अपन फर्मेंटर बोल देते हैं, ठीक है। अगर अपन आगे वाले देखो, अब आते हैं अपन फर्मेंटेड बेवरेजेस के ऊपर, ठीक है। ये हमने अब हाउस होल्ड प्रोडक्ट देख लिए हैं, तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट को एक बार फिर रिकॉल करते हैं। क्या मिल्क से कट बनाएंगे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा, बिल्कुल बनाएंगे। मिल्क से कट लैक्टिक एसिड टोडी बनाने के काम आता है सडन इंडिया के अंदर बैक्टीरिया, ठीक है। और साथ के साथ रॉकफोर्ट चीज बनाता है एक स्पेशल फंगाई, ठीक है। सो इस चीज के अंदर लार्ज डोज होते हैं CO2 के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही आपको रिकॉल करते चलना है, ठीक है। अब बात करते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस की। देखो माइक्रोब स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। समझ गए, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। तो वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम को प्रोड्यूस करने के लिए माइक्रोब्स का बहुत लंबे समय से यूज किया जा रहा है, होता है अपन जानते हैं। फॉर दिस पर्पज द सेम ईस्ट, देखो मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये ब्रेड बनाने के भी काम आता है, ठीक है ना, बियर बनाने के भी काम आता है, ठीक है। तो हम इसे ब्रूअर ईस्ट भी कहते हैं, इसे हम बेकर ईस्ट भी कहते हैं, और ये ब्रेड बनाने के काम भी आता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो माइक्रोब स्पेशल ईस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर टाइम इमेमोरियल, मतलब बहुत पुराने समय से बनाते आ रहे हैं हम विस्की, ब्रांडी, बियर को, वाइन को, विस्की को, ब्रांडी को, रम को, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के कारण, ठीक है। यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रू ईस्ट कहते हैं। इज यूज्ड फॉर ब्रू एस्ट मीन मतलब समझ गया तुम, एंड इट यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस। अब देखो फिर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना रहे हैं तो बिस्की, ब्रांडी, बियर, रम सब में अंतर क्या है, बिस्की, ब्रांडी, बियर, रम में अंतर क्या है, ये जो डिपेंड करती हैं वो अलग अलग बेसिस पे आपने कौन सा मटेरियल यूज किया फर्मेंटेशन बनाने के लिए, किसके ऊपर आपने फर्मेंटेशन कराया उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिस्की बनेगी, बियर बनेगी, वाइन बनेगी, रम बनेगी, ठीक है। और या तो डिस्टिलेशन किया है आपने, नॉन डिस्टिलेटेड है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यानी जो कच्चा माल आपने यूज किया है, क्या यूज किया है आपने, मॉल्टेड सीरियल्स यूज करे हैं, ठीक है, या फ्रूट जूस यूज करा, उसके बेसिस पे भी अलग अलग प्रकार के बनते हैं, ठीक है। डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शंस विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय ईस्ट, मतलब कह रहा है कि जो तुमने इथेनॉल की जो प्रोडक्शन देखा था क्लास 11 के अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, फर्मेंटेशन के अंदर, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर, जब तुम वो रिएक्शन को दोबारा बता सकते हो तो बिल्कुल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपन जानते हैं रेस्पिरेशन के अंदर 3 प्रोसेस होती थी, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और, ठीक है। अब जो हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं उसके अंदर सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होगा। पाइरुविक एसिड के अंदर एसिडैल्डी, पाइरुविक एसिड से क्या बनेगा, एसिडैल्डिहाइड बनेगा। फिर एसिडैल्डिहाइड जो है वो NADH2 का एक्सेप्टर होता था और वो क्या बनाता था, इथेनॉल बनाता था, वही है। वैसे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग विद और विदाउट डिस्टिलेशन, कि आपने डिस्टिलेट करके बनाया है या विदाउट डिस्टिलेशन। यदि डिस्टिलेशन करके बनाया है तो अलग प्रकार के बनेंगे, नॉन डिस्टिलेटेड है तो उनके अलग नाम होंगे, तो वही हम देखने वाले हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि वाइन और बियर को विदाउट डिस्टिलेशन बनाया जाता है, ठीक है। तो बिस्किट को नॉन डिस्टिलेशन से बनाया जाए, सिंपल तो है। अरे वाइन और बियर को डिस्टिलेशन से बनाया, वाइन और बियर को विदाउट डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। तो विस्की, ब्रांडी, रम जो है उनको है ना, उनको डिस्टिलेशन से बनाया जाएगा ऑफ द फर्मेंटेड ग्रोथ। द फोटोग्राफ ऑफ ए फर्मेंटेशन प्लांट इज शोन इन फिगर 8.5। देखो ये तो फर्मेंटर है,
ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये फर्मेंटर है, बड़े बड़े वेसल दिख रहे हैं, इनके अंदर फर्मेंट किया जाता है। इनके अंदर क्या करते हैं, कल्चर मीडियम लेते हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं फेवरेबल कंडीशन के अंदर, ठीक है। और ये देखो फर्मेंटेशन प्लांट है, इसके अंदर लार्ज बहुत सारी मशीनरी, मतलब इंडस्ट्रियल स्केल पर, लार्ज स्केल पर बनाना होता है, तो है ना ज़्यादा एफिशिएंट वे में बनाया जाता है। अब देखो तो हमने देखो देख लिया, एक हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज कर लिया, ठीक है, एक हमने बेवरेजेस बनाने में यूज कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की कि एंटीबायोटिक्स के अंदर कैसे यूज आ रहा है, ठीक है। अब देखो एंटीबायोटिक क्या होते हैं पहले वो समझो। एंटीबायोटिक वे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस करता है, फंगस भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को यदि रिटार्ड कर रहे हैं तो उन्हीं को हम एंटीबायोटिक कहते हैं। देखो लिखा हुआ है एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिगार्डेड एज, ठीक ना, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी। अब देखो अपन सब वाकिफ हैं एंटीबायोटिक से, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने एंटीबायोटिक का यूज किया है, क्योंकि बैक्टीरियल डिसीज आर सो कॉमन, हो ही जाती है बैक्टीरियल डिसीज, सो कॉमन है बैक्टीरियल डिसीज, ठीक है। और एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करना है माइक्रो ऑर्गेन, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है ना, ठीक है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी जो 20वीं सेंचुरी की यदि तुम कोई बोलोगे तो वो कौन सी बोलोगे, एंटीबायोटिक बोलोगे, ठीक है। एंड हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। अब आगे लेकर आगे क्या लगा है, एंटी एज अ ग्रीक वर्ड मीन्स अगेंस्ट और बायो मीन्स होता है लाइफ। देखो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायो का मतलब होता है लाइफ। तो अगेंस्ट लाइफ जो काम आए उसी को तो अपन एंटीबायोटिक कह रहे हैं, जो लाइफ के अगेंस्ट है। पर सुनना किसके लिए, किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। एक माइक्रोब जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा है वो एंटीबायोटिक है दूसरे माइक्रोब के लिए, क्यों, क्योंकि वह अगेंस्ट काम करेगा उसकी लाइफ के लिए, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रिटार्ड कर देगा, ठीक है। तो एंटी इज अ ग्रीक वर्ड दैट मींस अगेंस्ट एंड बायो मींस लाइफ, टुगेदर दे मींस अगेंस्ट लाइफ। दोनों का मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ, मतलब लाइफ के खिलाफ है, बोलो लाइफ को रोकने का, ग्रोथ को रिटार्ड करने का काम करते हैं, देखो। लेकिन ह्यूमन के केस में ह्यूमन को तो फायदा दे रहा है ना, क्यों, क्योंकि ह्यूमन के अंदर जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उनको उनको उनके लिए अपन क्या करेंगे, बैक्टीरिया से ना एंटीबायोटिक को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और एक्सट्रैक्ट कर हम यूज करते हैं। जैसे ही हमारी कोई डिसीज होता है, पैथोजन अंदर आता है हमारे बॉडी के अंदर, पैथोजन एंटर करता है तो हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं। एंटीबायोटिक जैसे ही लेंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को रिटार्ड कर देगा और जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी हम डिसीज मुक्त हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात। Construct of disease causing organism whereas with reference to human being they are pro life, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के रेफरेंस में जो होते हैं वो प्रो लाइफ की तरह काम करने का काम करते हैं, ठीक है, ये लग रहा है प्रो लाइफ, ठीक है। एंड नॉट अगेंस्ट, एंटीबायोटिक और केमिकल सब्सटेंसेज हैं, ध्यान रखना, विच आर प्रोड्यूस बाय सम माइक्रो प्रोड्यूस करती हैं किल और रिटार्ड, किल भी कर सकते हैं और रिटार्ड भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। ग्रोथ ऑफ अदर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को, उसी को अपन ने क्या कहा, ठीक है, एंटीबायोटिक का। और एंटीबायोटिक के वाइड एप्लीकेशन है जैसा कि अपन जानते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। अपन जानते हैं एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का, ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो देखो एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है, हाँ, वो पहली डिस्कवर्ड पेनिसिलिन थी, हाँ, मतलब पहली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक जो थी वो थी पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन जो एक्सट्रैक्ट की गई थी पहले वो पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस से निकाला गया था, जो कि एक एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, फंगस के अंदर क्लास है ना एस्कोमाइसिटीज। तो पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम नोटेटम से निकाली गई थी, जो कि एक एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होता है, ठीक है। तो यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज एंटीबायोटिक, है ना, अपन जानते हैं कॉमनली यूज एंटीबायोटिक कौन, पेनिसिलिन है, बिल्कुल, ठीक है ना। पेनिसिलिन कॉमनली यूज एंटीबायोटिक, नो द पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, सबसे पहले यही डिस्कवर की गई थी। इट वाज अ चांस डिस्कवरी थी। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ध्यान रखना क्या बोला मैंने बोला अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग थे, कौन थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहली बार डिस्कवरी की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहली बार डिस्कवरी की थी। और किसके ऊपर की थी, उन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो किसके ऊपर, व्हाइल वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, ठीक है। वो जब स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी कर रहे थे, किसके ऊपर स्टडी कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर, उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या देखा कि एक कल्चर प्लेट थी उनके पास, और कल्चर प्लेट के ऊपर वो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है उन्होंने स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया को चाइना डिश के ऊपर, या बोल दो उस प्लेट के ऊपर ग्रो करा रखा हुआ। दिक्कत क्या हुई, दिक्कत हुई जब उन्होंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया और कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि वो बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ कम होती जा रही है, एक रिंग के फॉर्म में बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो कम होती जा रही है। अब उन्होंने सोचा कोई ना कोई केमिकल तो है, कोई ना कोई दिक्कत तो है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड कर रहा है। कल्चर मीडियम अवेलेबल था फिर भी बैक्टीरिया की ग्रोथ रिटार्ड हो रही थी, हाँ।
तो इन्होंने तो बस इतना डिस्कवरी कर दी, ठीक है, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग व्हाइल वर्किंग ऑन स्टेफाइलोबैक्टीरिया वंस ऑब्जर्वेड अ मोल्ड ग्रोइंग, मोल्ड यानी फंगस, ठीक है, वंस ऑब्जर्वेड अ मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ द अनवॉच्ड कल्चर प्लेट अराउंड विच स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया कुड नॉट ग्रो, ठीक है। तो ये मोल्ड ग्रो कर रहा था, जो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया को ग्रो नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो मोल्ड ग्रो कर रहा था वो एक एंटीबायोटिक बना रहा था, और वो एंटीबायोटिक जो होती है वो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रिटार्ड करने का काम करती है, और स्टेफाइलोकोकस एक बैक्टीरिया जो है वो माइक्रोब है, तो उसकी ग्रोथ को रिटार्ड करने का काम कर रहा था वो मोल्ड, ठीक है। He found out that it was due to a chemical produced by mold and he named it penicillin। उन्होंने पता लगाया कि ये जो है ना ग्रोथ जो रिटार्ड हो रही है वो एक केमिकल कंपाउंड के कारण हो रही है, जिसे हम पेनिसिलिन कहते हैं, और उन्हीं को अपन ने क्या कहा, एंटीबायोटिक कहा, ठीक है। मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम, एक मोल्ड जिसे मैंने बोला पेनिसिलियम नोटेटम, यह जो फंगस था, कौन सा फंगस, पेनिसिलियम नोटेटम वाला जो फंगस था, इसके कारण ग्रोथ रिटार्ड हो रही थी स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। तो हमको ध्यान क्या रखना है कि भाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, वर्क कर रहे थे चाइना इसके ऊपर, ठीक है। स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया उन्होंने ग्रो करा रखा था, उसके बगल में एक मोल्ड था। अब कुछ दिनों बाद मोल्ड ग्रो करने लगा, उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो रिटार्ड कर गई, यानी कोई ना कोई केमिकल जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड कर रहा था, और जब पता लगाया गया तो वो केमिकल निकला पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन जो प्रोड्यूस कर रहा था वो था पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। बस यही है। हाउएवर इट्स फुल पोटेंशियल, लेकिन ये काम कैसे करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों प्रोड्यूस करता है, उसका जो फुल पोटेंशियल है ना, ये क्यों कारण क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों करती हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों प्रोड्यूस करते हैं, और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है। वंस ऑब्जर्वेड अ मोल्ड ग्रोइंग, वो देख लिया था अपन ने पेनिसिलियम नोटेटम। हाउएवर इट्स फुल पोटेंशियल जो था वो चेन एंड फ्लोरे ने डिस्कवर किया। तो हमको ध्यान रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली बार डिस्कवरी की, पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन निकाला गया था, वो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर रहे थे। साथ के साथ फुल पोटेंशियल था वो चेन और फ्लोरे को मिला, और इन्हीं साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला। क्या कहा बोला मैंने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवरी करी, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे वो काम कर रहे थे, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हुई, पेनिसिलियम नोटेटम से निकाली गई, है ना। चेन एंड फ्लोरे ने पूरा फुल पोटेंशियल उसका वो फुल पोटेंशियल बताने का काम किया, ठीक है। एस एन अफेक्टिव एंटीबायोटिक वॉज स्टेब्लिश्ड मच लेटर बाय अर्नेस्ट चेन एंड होवर्ड फ्लोरे। दिस एंटीबायोटिक वॉज एक्सटेंसिव टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर को बाउंडेड इन वर्ल्ड वार सेकंड, वो तो संभाल वर्ल्ड वार सेकंड में यूज करी गई थी। फ्लेमिंग चेन और फ्लोरे पर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1945। ये 1945 डेट आ गई, डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1945 के अंदर डिस्कवरी हुई थी, फोर्थ डिस्कवरी, उनको नोबेल प्राइज मिला गया था, ठीक है। तो उनको नोबेल प्राइज मिला था। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब आगे देखो आगे क्या लगा है। आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक वर आल्सो प्यूरिफाइड। पेनिसिलिन को डिस्कवरी के बाद तो साइंटिस्ट ने और एंटीबायोटिक ढूंढना शुरू कर दिया, ये और एंटीबायोटिक कौन सी हैं, कौन सी एंटीबायोटिक निकलते हैं, फंगस बैक्टीरिया सब पर स्टडी करी गई। बहुत सारी एंटीबायोटिक आज लगभग मतलब बहुत सारी एंटीबायोटिक हैं, और हम एंटीबायोटिक के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों? एंटीबायोटिक के बिना हम ह्यूमन बीइंग से जीवन क्यों? क्योंकि इतनी सारी डिसीजें हैं, बहुत सारी डिसीज हैं, बैक्टीरियल डिसीज, हम हर आए दिन एंटीबायोटिक का यूज करते रहते हैं, ठीक है। तो वो ही लिखा गया है यहाँ पर, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर लिखा क्या गया है वो देखो तुम। आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन के बाद अदर एंटीबायोटिक भी यूज करे गए थे, ठीक है। आफ्टर पेनी अदर एंटीबायोटिक वर आल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम द कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक फाउंड आर देयर सोर्सेज। एंटीबायोटिक हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू डेडली डिसीज। ध्यान रखना, बहुत सारी जो डेडली डिसीज है ना, बहुत सारी डेडली डिसीज उनको भी ट्रीट कर दिया गया किसकी मदद से, एंटीबायोटिक। जैसे प्लेग जो हो गया, वूपिंग कफ जैसे काली खांसी कहते हैं, डिप्टीरिया गलघोटू, ठीक है, लेप्रोसी कुष्ठ रोग, ठीक है। इनको ये मिलियंस विच यूज टू क्लियर, जिन्होंने लगभग मिलियंस में मतलब 10 लाख, मिलियन मतलब 10 लाख, तो लाखों की संख्या के अंदर लोगों के प्राण ले लिए थे इन डिसीज के अंदर। बहुत ही डेडली डिसीज हैं और घातक डिसीज हैं, ठीक है। तो डिसीज के नाम ध्यान रखनी है, लेप्रोसी कुष्ठ रोग, वूपिंग कफ, ठीक है, और हमारा गलघोटू, ठीक है। तो लेप्रोसी कुष्ठ रोग, वूपिंग कफ, काली खांसी, डिप्टीरिया गलघोटू, ठीक है। डिप्टीरिया गलघोटू, वूपिंग कफ, काली खांसी और लेप्रोसी कुष्ठ रोग, ठीक है। रिकॉल करते चलना, विच यूज टू किल मिलियन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोब के ऊपर। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड में तो कर ही नहीं सकते, वो सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं केमिकल एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट में देख लिया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में देख लिया, बेवरेजेस के अंदर देख लिया, एंटीबायोटिक का यूज देख लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं केमिकल एंजाइम और अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल के रूप में कैसे यूज होते हैं, उस रूप में कैसे यूज होते हैं उसको हम देखने जा रहे हैं, ठीक है।
तो केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, माइक्रोब आर आल्सो यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब्स are also used for commercial and industrial production of certain chemical like organic acid, alcohol, enzyme, ठीक है। तो उसी को मैं समझाऊंगा। एग्जाम्पल ऑफ एसिड प्रोड्यूस आर एस्परजिलन, ये देखो क्या होते हैं, बहुत सारे केमिकल भी निकाले जाते हैं बैक्टीरिया से, माइक्रोब से, उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। सुनना, ये एग्जाम्पल जो है, ये जो एग्जाम्पल अपने को, इनको एग्जाम्पल को याद रखना है, याद रखना है, ठीक है ना। इन एग्जाम्पल को याद रखना है। एस्परजिलस नाइगर से एक फंगस है जो कि क्या निकालता है, एसिड। एस्परजिलस नाइगर जो है वो फंगस है जो क्या प्रोड्यूस करता है, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिटोबैक्टर एसिड क्या करता है, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ध्यान रखना है ना। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम क्या है, बैक्टीरिया जो कि ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो, ईस्ट या बोल दो तुम सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी, ईस्ट या बोल दो सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। देखो मैं बोल रहा हूँ, यह जो बैक्टीरिया है, यह जो फंगस है सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ये दारू भी बनाएगा, ये ब्रेड भी बनाएगा, है ना, इथेनॉल का प्रोडक्शन कराएंगे, इससे फर्मेंटेशन भी कराने का काम करता है, और पुराने समय से इसको यूज करने का काम कर रहे हैं सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी, ठीक है। इसे ब्रूअर सीट भी कहते हैं, इसे बेकर सीट भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब आगे देखो, used for commercial production of ethanol, microbes are also used for production of enzyme, lipase are used in detergent formulation and are helpful in removing oily stain from laundry। देख क्या होता है, लॉन्ड्री है, अपने अपन खाना खा रहे थे, बढ़िया खाना खा रहे थे, दाग लग गया, फिर क्या करेंगे, लॉन्ड्री में देने जाएंगे तो वो कैसे रिमूव करता है, वो जो ऑयल यूज करता है ना, जो ऑयल के दाग रिमूव करने का काम करता है, ऑयल के स्टेन रिमूव करने का काम करता है, वो इन्हीं की मदद से किया जाता है, ठीक है, ठीक है ना। तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारे को काम आ रहा है, जैसे लाइपेज है, तो हमको लाइपेज एंजाइम होता है डिटर्जेंट के अंदर, जो हम साबुन लाते हैं मार्केट से, उनके अंदर लाइपेज होता है, ठीक है। तो लाइपेज क्या कर देता है, रिमूव कर देता है ऑयली स्टेन्स को, जो दाग लग जाते हैं ऑयली या टर्मरिक के, जो उनको ऑयली स्टेन को लाइपेज जो होता है वो रिमूव कर देता है। यू मस्ट हैव नोटिस बॉटल फ्रूट जूस। अब एक और एग्जाम्पल दे रखा है, बॉटल फ्रूट जूस है, मतलब जो हम बॉटल का जूस पी लिया, ठीक है, अब बॉटल में जो जूस है, ठीक है, अब उसका डाइजेस्ट कर देता है प्रोटीएज, उनका यूज करती हैं हम, प्रोटीन होता है उसके अंदर ज़्यादा, तो अपन प्रोटीज का यूज करते हैं हम, ठीक है। पैक्टिनेज और प्रोटीज का यूज करते हैं, देखो लिखा हुआ है, किसका यूज करते हैं हम, पैक्टिनेज और प्रोटीज का यूज करते हैं, पैक्टिनेज प्रोटीज का यूज करते हैं, ठीक है। अगला देखो, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज कौन प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज कौन प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग से मॉडिफाई किया होता है, ये यूज एज क्लॉट बस्टर की तरह काम आता है, फॉर रिमूवल ऑफ ब्लड वेसल ऑफ पेशेंट में हुए अंडरगो माइक्रो सर्जरी। मैं समझाता हूँ क्या है। ऐसे समझो कि जब किसी पेशेंट को हार्ट की डिसीज होती है, बिल्कुल हार्ट अटैक है या बोल दो उसका हार्ट सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है या बोल दो, तो उसके दौरान हार्ट सर्जरी के दौरान या बोल दो, है ना, उसके अंदर कुछ क्लॉट आ जाता है, आर्टरी के अंदर क्लॉट जमा हुआ है या वेन्स के अंदर क्लॉट आ गया, ठीक है। तो उन क्लॉट को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, वो दिखाया गया कि हम यूज करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज देंगे उसे, जैसे ही अपन स्ट्रेप्टोकाइनेज देंगे तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होगा वो क्लॉट को बस्ट कर देता है, क्लॉट को रिमूव कर देता है, और क्लॉट को रिमूव करने का वो है, वो व्यक्ति बिल्कुल आसानी से नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल वही लगा हुआ है। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये यूज ऐसा क्लॉट बस्टर के रूप में यूज होता है, ठीक है, फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स और पेशेंट हु हैव बीन अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक आ जाता है उसी कारण, ठीक है ना। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या बोलो हार्ट अटैक जिन व्यक्तियों के अंदर आता है उनको हार्ट अटैक से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज करते हैं। अगला देखो, अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। अब आते हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, तो देखो अपन रिकॉल कर लेते हैं एक बार। वैसे अपन ने बोला था लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया चैप्टर की स्टार्टिंग में, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है मिल्क से कटकट बनाने का काम आता है, बिल्कुल। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क से कट बनाने का काम आता है। टोडी सदर्न इंडिया, ठीक है, सेब के फर्मेंटेशन से बनाते थे, बिल्कुल, है ना। और हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था क्या, रॉकफोर्ट चीज़ बनाई थी, ठीक है ना, रॉकफोर्ट चीज़ बना ली थी। और हमने स्विच चीज़ भी बनाई थी, उसके अंदर होल्स होते थे, वो क्यों होते थे, CO2 के कारण होते थे, बिल्कुल। तो टोडी बनाते थे, डब बनाते थे इडली और डोसा का, ब्रेड बनाते थे सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी से, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी से इथेनॉल भी बनाया है, अपन ने बना लिया था अभी, इथेनॉल बनाया था सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी से बनाया था, ठीक है। फर्मेंटर, है ना, डिस्टिलेटेड कौन होते हैं बताओ, डिस्टिलेटेड कौन होते हैं बताओ, डिस्टिलेटेड कौन होते हैं, ब्रांडी सॉरी
वाइन और बियर जो होती हैं वो कैसे होते हैं, बताओ, डिस्टिलेशन होते हैं। बाकी विस्की ब्रांडी रम जो होती हैं वो कैसे होती हैं, डिस्टिलेटेड होती हैं। एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने करी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी। कहाँ से निकाला, कौन सी डिस्कवरी निकाली उन्होंने? पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी थी। कहाँ से निकाला गया था पेनिसिलियम नोटेटम से? किस पे वर्क कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर रहे थे। उनका फुल पोटेंशियल किसने बताया? चेन एंड फ्लोरिन बताया, ठीक है। और 20वीं सेंचुरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीज भी रही है। बहुत सारी डिसीज होती हैं, यदि बहुत सारी डिसीज, 20 डेडली डिसीज, उनका हमने खात्मा कर दिया एंटीबायोटिक की मदद से। कौन कौन सी? गलगोटू है ना, लेप्रोसी, whooping कफ, ठीक है, इन डिसीजेज का। तो ये नाम अपने को ध्यान रखना है और हमको ध्यान रखना है नाम, ठीक है ना। और अब यहाँ पर देखो नाम आएंगे, एक दो और नाम आएंगे। देखो अब यहाँ पर एक आ गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। फिर अपन ने देख लिया कि जो प्रोडक्शन कर रहे हैं एसिड का, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं एसिडोबैक्टर एसिडी से, ठीक है। सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं एस्परजिलस नाइगर फंगस जो है उससे। ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम से। तो ऐसे नाम याद करना है, अलग से पेज में लिख के नाम याद करना है अपने, ठीक है। पेज में अलग से निकलो सारे सारे नाम, उनके फंक्शन और वो कहाँ मिलते हैं, किससे हैं, फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको अलग से याद रखो, ठीक है। अनादर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जो है वो साइक्लोस्पोरेन है। सुनो, साइक्लोस्पोरेन ये जो है वो अनादर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है दैट इज यूज्ड फॉर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम स्टैंडर्ड, प्रोड्यूस्ड बाय द यीस्ट माइनस परब्यूरस हैव बीन कमर्शियलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड। तो देखो दो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे अनादर बायो साइक्लोस्पोरेन की बात कर रहे थे, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट के अंदर। देखो क्या होता है जब ऑर्गेनो ट्रांसप्लांटेशन होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, उसके अंदर ट्रांसप्लांटेशन करना है। कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर ट्रांसप्लांटेशन कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर किसी ना किसी ऑर्गन का फेलियर हो रहा होगा। तो यदि किसी ना किसी ऑर्गन का फेलियर है, व्यक्ति के अंदर किसी ना किसी ऑर्गन का फेलियर है, तो हम क्या करेंगे, वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करने। हाँ, तो हम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरेन की बात कर रहे हैं दैट इज यूज्ड इन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। क्या होता है देखो समझो, किसी व्यक्ति के अंदर यदि कोई ऑर्गन फेल हो जाए, किडनी, लीवर, ठीक है ना, कोई भी ऑर्गन फेल हो गया समझो, ठीक है। तो यदि कोई भी ऑर्गन फेल हो गया तो उस ऑर्गन को हमको एक सही ऑर्गन से रिप्लेस करना होगा, ठीक है। एक किडनी फेल हो गई उसकी बिल्कुल ही, मतलब किडनी है ही नहीं, तो दूसरी किडनी लगानी पड़ेगी या किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगी। अब ट्रांसप्लांटेशन के दौरान क्या होता है कि जब दूसरे व्यक्ति की हम किडनी उसके अंदर डाल मतलब ऑर्गेनिक का ह्यूमन के अंदर डालते हैं, तो होता क्या है, हमारी जो WBC होती है ब्लड के अंदर, वो उसके पास पावर होती है, उसके पास कैपेसिटी होती है डिटेक्ट करने के लिए। वो दूसरी जो सेल है फॉरेन वैक्सीन जो है उसे वो डिटेक्ट कर लेती है और उसे उस पर अटैक कर सकती है, ठीक है। तो एलर्जी हो सकती है। अब वो एलर्जी से बचने के लिए हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देते हैं जो इम्यूनिटी को सप्रेस करे, मतलब जो एलर्जिक रिस्पॉन्स ना शो करे। तो इम्यूनिटी सप्रेस करने के लिए हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देते हैं किसके अंदर, जिस बैक्टीरिया के अंदर हम जिस ह्यूमन के अंदर हमने ट्रांसप्लांटेशन किया है उसको एलर्जी ना हो, तो उसको हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देते हैं। और उसी इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट जो है ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट को देते हैं। और वो और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट जो है वो साइक्लोस्पोरेन ए है। साइक्लोस्पोरेन ए एक मॉलिक्यूल होता है जो कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है, यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिनके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले जो पेशेंट होते हैं उनको इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह रूप के अंदर साइक्लोस्पोरेन ए दिया जाता है, ठीक है, जो कि एक फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से लिया जाता है। तो ध्यान रखना, साइक्लोस्पोरेन एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है जो कि इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए ह्यूमन बींग्स में दिया जाता है और इसे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से निकाला जाता है, ठीक है। Statin produced by the yeast Meniscus purpurus have been commercialized as blood cholesterol lowering agent competitively inhibiting the enzyme responsible for the synthesis of the cholesterol, ठीक है ना। अब क्या करते हैं देखो, स्टेटिन क्या, अब देखो क्या है, पहले प्रॉब्लम समझो। हमारे के अंदर क्या है, बहुत सारे व्यक्ति के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो घातक केमिकल है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से बहुत सारी हार्ट की डिसीजेज हो सकती हैं, ठीक है। अब उस कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कम करना है हमको, तो हमको कोलेस्ट्रॉल बनाता कौन है, जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करता है ना, ठीक है। तो अब कोलेस्ट्रॉल जैसा ही हम स्टेटिन देते हैं, एक केमिकल होता है स्टेटिन जो कि मोनस्कस परप्यूरस से एक्सट्रैक्ट कराया जाता है। तो स्टेटिन जो है वो मोनस्कस परप्यूरस ईस्ट से निकाला जाता है। अब क्या करते हैं इसे कमर्शियलाइजली यूज करते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल ले जाने। कैसे, देखो एंजाइम कैसे करता है कि भाई एंजाइम जो होता है, एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट अटैच होता है और वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। अब पहले कोलेस्ट्रॉल एंजाइम के साथ अटैच होता है, वो
कोई सबस्ट्रेट जो होता है वो एंजाइम के साथ अटैक कोलेस्ट्रॉल बना देता था, ठीक है ना। तो लेकिन अब हम क्या स्टेटिन आ गया, वो क्या करेगा, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कर देगा एंजाइम का, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा बॉडी के अंदर। तो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है मोनस परबिरिया, हमको ध्यान रखना है। साइक्लोस्पोरिन एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, बनाया निकाला जाता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस के द्वारा, और है ना ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट को दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, मोनस परबिरियस से स्टेटिन निकाला जाता है, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिवली इनिबिट कर जाता है एंजाइम, तो ये हमने 11th में भी देखा था, ठीक है। अब बात करते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर माइक्रोब्स को कैसे यूज किया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। अब देखो सीवेज ट्रीटमेंट के रूप में तुम समझो, सीवेज ट्रीटमेंट के रूप में हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं या कैसे सीवेज ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखो तुम सोचो, हमारा जो इतना ज़्यादा मतलब जो गटर का जो भी पानी है या जो गंदगी है वो जा रही है हमारे घरों से, वो जाती कहाँ है, वो अल्टीमेटली जाती क्या है, उसका होता क्या है, और वो तो बहुत प्रदूषित है। यदि वो नदी में डाल दोगे डायरेक्ट तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा, पूरी की पूरी नदी पॉल्यूट हो जाएगी। और वो भी नहीं है, पर उसे मिनिमम एक्सटेंट पे कर रहे हैं अपन, फिर भी आज नदी के अंदर इतना पॉल्यूशन, रिवर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब उस वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए, वो वाटर पॉल्यूशन ना हो, उस वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए हम पहले उस वाटर को ट्रीट करते हैं। जो गंदगी हमारे जाती है ना, घरों से जाती है, गटर से जाती है, ठीक है, उसको पहले हम ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं, ट्रीट। उसे पहले हम बैक माइक्रोब्स लेस बनाते हैं, क्या, जो हार्मफुल माइक्रोब हो उसके अंदर ग्रो ना करें, ठीक है, उसको हम कम करते हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो केमिकल आते हैं सब सेपरेशन चलता है, बहुत कुछ होता है उसके अंदर, उसी को हम देखने वाले हैं। देखो लिखा भी है, क्या लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है वो देखो तुम, यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है वो समझो, यहाँ पर क्या लिखा है देखो, वी नो दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटी एंड टाउन। हम जानते हैं कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर हमारे शहरों से निकल रहा है, घरों से जा रहा है, गटरों से जा रहा है, नालियों से जा रहा है। अब मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। अपन जानते हैं वो ह्यूमन का एक्सक्रीटा, ठीक है, मतलब जो हमारा, ठीक है ना, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की उनको ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो, ठीक है। दिस म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज आल्सो कॉल्ड सीवेज। इसी को हम सीवेज कहते हैं। जो हमारे घर से जो गंदगी जा रही है या जो प्रोडक्ट जा रहा है या जो उसमें बह के जा रहा है, यानी जो पानी के साथ जो भी बह रहा है वो सीवेज है, ठीक है। इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो हमारे घर से गया है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर। और माइक्रोब्स भी होते हैं उसके अंदर, हमको माइक्रोब ग्रो कर जाते हैं। माइक्रोब तो एवरीवेयर प्रेजेंट ही है ना, वो तो हमको पता ही है। मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक होते हैं, जिसके अंदर ज़्यादातर यह भी है। वंडर वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ डेली। क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने इसके ऊपर गौर किया है कि ये माइक्रोब का जो हमारी इतनी सारी गंदगी है जा कहाँ रही है। यदि नदी के अंदर जाएगी तो पूरी रिवर पॉल्यूट हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये जा कहाँ रही है वही तो हमने देखना है। दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडी लाइक रिवर स्ट्रीम डायरेक्टली। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई। तुम समझ सकते हो, यदि इनको रिवर स्ट्रीम में कर दिया तो पूरी की पूरी रिवर जो है वो पॉल्यूट हो जाएगी, जिसके कारण एक्वेटिक लाइफ, उसके अंदर जो फिशेज प्रेजेंट हैं, उनके अंदर जो फिशेज प्रेजेंट है वो किल हो जाएंगी, ठीक है ना, वो किल हो जाएंगी, पूरी पूरी रिवर पॉल्यूट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम उसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। उससे पहले डिस्पोजल से पहले हमको उसको कंटेमिनेशन फ्री, मतलब उसको है ना अपने को बिल्कुल क्लियर करना होगा, क्लीन करना होगा उसको, ट्रीटमेंट सीवेज को। अपन ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हैं बिफोर इट लेस पॉल्यूटिंग। उसको पॉल्यूटिंग करने से पहले इतना लेस पॉल्यूटिंग करना होगा। पॉल्यूट तो रहेगा यार थोड़ा बहुत, पर लेस पॉल्यूटिंग कर दो, उसी से काम चल जाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज डन बाय दी हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। अब देखो ये जो डायग्राम है ये सीवेज ट्रीटमेंट का डायग्राम, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, ध्यान रखना। अभी समझाएंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है। देख रहा है डायग्राम, बिल्कुल। अब समझो, हाँ, हम बोल रहे हैं कि हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। हेट्रोट्रॉपिक जो माइक्रोब होते हैं वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सीवेज के अंदर। दिस ट्रीटमेंट इज कैरीड आउट इन दो स्टेज के अंदर चलता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर चलता है, ठीक है। अब पहले समझेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर समझेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। फिर दोनों को कंबाइन करके एक साथ भी एनालाइज कंक्लूजन करेंगे क्या होता है। देखो
अब देखो अपने घर से तो कुछ भी जा रहा है, कपड़ा जा रहा है, जूता जा रहा है, कागज़ जा रहा है, पन्नी जा रहा है, सब पड़ा है, प्लास्टिक पड़ा है उसके अंदर, सारी गंदगी है ना। हमारा जो ऑर्गेनिक है वो ऑर्गेनिक मटेरियल भी पड़ा है, काऊ डंग भी है उसके अंदर, ठीक है ना। सारा का सारा ऑर्गेनिक मटेरियल, बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स भी हैं उसके अंदर, तो बहुत सारा वेस्ट है, ठीक है। लेकिन अब वो वेस्ट जो है वो अलग अलग साइज का है, वेस्ट का जो साइज है वो अलग अलग है। सैंड भी जा रही है उसमें, सिल्ट भी जा रही है उसमें, क्ले भी जा रहा है, और उसके अंदर बड़े बड़े क्लॉथ्स भी जा रहे हैं, है ना। कपड़ा जा रहा है उसमें, प्लास्टिक बड़ी है, बड़ी बड़ी प्लास्टिक टब पड़ा है, तो बहुत कुछ है उसके अंदर। तो पहले हम क्या करते हैं, उसे साइज के बेसिस पे, पहले साइज के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। क्या कि हम क्या लगाएंगे उसके अंदर, सेपरेशन लगा देते हैं, फिल्टरिंग, ठीक है। तो जिसके अंदर बड़ा बड़ा साइज का रह जाएगा, आगे छोटा चला जाएगा, फिर और छोटा जाला और छोटे होल्स वाला जो है वो हम क्या लगा देंगे उसके अंदर, जाला लगा देंगे, तो फिर वो छोटा छोटा रह जाएगा, फिर और छोटा, ऐसे करते करते लास्ट के अंदर पहले सारा बड़ा बड़ा जो भी है ना ऑर्गेनिक वेस्ट या जो भी कचरा होता है वो निकल जाता है, ठीक है। फिर छोटा छोटा बचता है उसके अंदर, सैंड सिल्ट बच जाता है। फिर उसे सैंड सिल्ट को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसे वहीं रखा रहने देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो नीचे सेटल कर जाता है। सैंड और सिल्ट जो है वो नीचे सेटल कर जाती है, ऊपर वाटर वाटर रह जाता है। फिर अब वाटर का ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है, ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं, फिर उसे अपन रबर के अंदर डालेंगे, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, बीज ट्रीटमेंट स्टॉप बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल। इन स्टेप के अंदर हम फिजिकल रिमूवल, प्राइमरी ट्रीटमेंट में अपन फिजिकल रिमूवल मतलब साइज के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे उसे रिमूव करना है, अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब वो कैसे करते हैं कि अपन है ना बहुत सारे है ना ऐसे ऐसे लोहे के जाल ले लेते हैं जिनके अंदर पोर्स होती हैं, और उन पोर्स के अंदर पहले बड़े बड़े पोर्स से वाले लेंगे, फिर छोटे पोर्स, फिर छोटे पोर्स, ऐसे छोटे धीरे धीरे कर करके हम बिल्कुल साइज के बेसिस पे सेपरेट कर लेंगे। लार्ज और स्मॉल के बेसिस पे ध्यान रखना, साइज के बेसिस पे अपन उसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो साइज और शेप के बेसिस पे कर लेंगे, है ना, थ्रू फिल्ट्रेशन के थ्रू सेडिमेंटेशन, दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस के अंदर। इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रिस, पहले फ्लोटिंग डेब्रिस को रिमूव करेंगे बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन यानी साइज के बेसिस पे। सॉइल और स्मॉल पे वाला रिमूव बाय सेडिमेंटेशन। देखो मैंने वही बोला था कि जो बड़ा बड़ा है उसे तो आपने फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर लिया, पर जो छोटा छोटा है, सैंड है, सिल्ट है ना, थोड़े बहुत नक्कड़ कक्कड़ है, तो उनको कैसे कर लेंगे, सेडिमेंटेशन, स्टोर कर देंगे। वाटर जो होगा या जो सॉल्युबल मटेरियल होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो इनसॉल्युबल होगा सैंड सिल्ट के लिए वो सब नीचे बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा, पर उसे अपन ऊपर सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। ऑल सॉलिड दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज। अब सुनना प्राइमरी स्लज क्या है, प्राइमरी स्लज है जो हमारा ऊपर जो निष्कर्ष निकल के आया है, जो हमने बड़ा बड़ा सेट कर लिया, सैंड सिल्ट अलग कर दिया, पर जो प्राइमरी स्लज जो सॉल्युबल सब्सटेंस मिले हैं हमारे को, जो सॉल्युबल सॉल्यूशन मिला है उसको बोलेंगे प्राइमरी स्लज। एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म्स द एफ्लुएंट, यही एफ्लुएंट बनाता है। द एफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज सेकंड इज टेकन फॉर। अब अपन ने देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट कर लिया, प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर अपन ने क्या किया है, प्राइमरी ट्रीटमेंट कर लिया अपन, अब प्राइमरी ट्रीटमेंट कर लिया, अब प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद अब हम करेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या था, वो फिजिकल बेसिस पे था, साइज के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे हमने कचरे को अलग अलग कर लिया, ठीक है, और हमने क्या बचा लिया, सिर्फ प्राइमरी एफ्लुएंट। अब प्राइमरी जो एफ्लुएंट है उसे अपन सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डालेंगे, ठीक है। और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसे भी हम कहते हैं। अब सुनो इसके अंदर हम क्या करेंगे, द प्राइमरी एफ्लुएंट इज पार्ट इनटू लार्ज एरेशन टैंक। अब एरेशन क्यों दिया, देखो समझो क्या होता है, जो वाटर है लार्ज अमाउंट में उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल भी होगा, इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी होंगे। अब ऑर्गेनिक मटेरियल का डिकम्पोजिशन आसानी से हो जाता है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक मटेरियल के डिकम्पोजिशन करने के लिए हम इसके अंदर बैक्टीरिया बहुत सारे हैं, अब ऐसे बैक्टीरिया ग्रो कराएंगे जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल को कंज्यूम कर लें, ठीक है। जैसे मेथेनोजेंस, अपन ने पढ़ा था मेथेनोजेंस, मेथेनोजेंस जो होते हैं वो मीथेन प्रोड्यूस करती हैं साथ के साथ, और साथ के साथ ऑर्गेनिक मटेरियल को कंज्यूम भी करती हैं। अब देखो क्या होता है, यह जो प्रोसेस होती है ना डिकम्पोजिशन की प्रोडक्ट, ब्रेक डाउन की प्रोडक्ट, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज जो उसके अंदर प्रेजेंट हैं उनको सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज के अंदर सॉल्युबलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। अब वो डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस होता है वो ऑलवेज एरोबिक प्रोसेस होता है, हम जानते हैं। अब एरोबिक प्रोसेस में ऑक्सीजन की नीड होगी बिल्कुल, अब वो ऑक्सीजन देने के लिए हम लार्ज एरेशन टैंक लेते हैं, एयर के अंदर ऑक्सीजन नेचुरल, पर समझ में आ गया, बिल्कुल यही है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें, द प्राइमरी एफ्लुएंट इज पार्ट इनटू लार्ज एरेशन टैंक के अंदर, वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड एंड मैकेनिकली एंड एयर इज पंप्ड इनटू इट, उसके अंदर एयर को पंप किया जाता है, ध्यान रखना। दिस अलाउड विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या है, ध्यान रखना, मास जो है मतलब बैक्टीरिया जुड़ जाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया जब ग्रो करते हैं तो वो फ्लॉक्स बना लेते हैं, ठीक है।
उसी को फ्लॉक्स बोलते हैं। मासेज ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड फंगल प्लामेंट, जब बहुत सारे बैक्टीरिया फंगस एक साथ अटैच हो जाते हैं तो उसी को अपन फ्लॉक्स बोलते हैं, ठीक है। मैस लाइक स्ट्रक्चर व्हाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल इन द एफ्लुएंट, दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बीओडी। पहले समझो बीओडी है क्या, जिसे बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सुनो, जब जो सॉल्यूशन है हमारा या बोल दो जो एफ्लुएंट है उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल या वेस्ट मटेरियल ज़्यादा होता है, ठीक है, तो डिकम्पोजिशन ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। तो माइक्रोब्स के द्वारा, सुनना, एक माइक्रोब्स के द्वारा 1 लीटर पानी के अंदर, माइक्रोब्स के द्वारा 1 लीटर पानी के अंदर कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, मीन्स 1 लीटर पानी के अंदर का जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, 1 लीटर पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसे डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उसी को हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कि जो उसके अंदर 1 लीटर पानी के अंदर जो बायोकेमिकल है उसको डिकम्पोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन डिमांड चाहिए। अब सुनना, अब मेरे को बताओ, जितना ज़्यादा बायोकेमिकल होगा 1 लीटर में हो सकता है बायोकेमिकल हो ही ना, थोड़ा हो और ज़्यादा हो और बहुत ही ज़्यादा हो। तो अब जितना ज़्यादा बायोकेमिकल होगा उतना ज़्यादा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, ठीक है। अब सुनो, जितना ज़्यादा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा उतना ही तो कम डिजॉल्वेड ऑक्सीजन होगा। क्यों? बहुत सारा तो वो यूज ही कर लेंगे। 1 लीटर के अंदर मान लो बायोकेमिकल है, ठीक है। अब यदि बायोकेमिकल ज़्यादा है तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी, तो पानी के अंदर जो डिजॉल्वेड ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी। यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिजॉल्वेड ऑक्सीजन के, बिल्कुल यही देखा है। देखो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है ऑफ द एफ्लुएंट, बीओडी refers to the amount of oxygen that will be consumed of all the organic matter in 1 liter of water are oxidized by it। मतलब 1 लीटर पानी के अंदर जितना बायोकेमिकल है, 1 लीटर पानी के अंदर जितना बायोकेमिकल है उसे डिकम्पोज करने के लिए जितना अमाउंट ऑक्सीजन का दोगे उसी को हम कहते हैं बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। The sewage water is treated with BOD is reduced. The BOD test measure the rate of uptake of oxygen by microorganisms in a sample of water and thus indirectly. BOD is a measure of the organic matter present in the water. BOD जो होता है वो मीजर होता है किसका? ऑर्गेनिक मैटर का, जो भी प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि यदि BOD ज़्यादा है तो ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, BOD कम है तो ऑर्गेनिक मैटर कम है, वही बात है। द ग्रेटर द BOD ऑफ द बेस मटेरियल मोर इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल होगा। तो ये इनडायरेक्ट मीजर भी है कि यदि बीओडी ज़्यादा है, बीओडी ज़्यादा मतलब बायोकेमिकल ज़्यादा है, सीधी सी बात है। बीओडी कब ज़्यादा होगा? जब बायोकेमिकल ज़्यादा होगा। बीओडी कब कम होगा? जब बायोकेमिकल कम होगा, ठीक है। वंस द बीओडी ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली, जब एक बार बीओडी बहुत कम हो जाता है मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई, मतलब बायोकेमिकल कम हो गया। और जब बायोकेमिकल कम हो जाता है तब हम उसका बैक्टीरिया माइक्रोब्स की मदद से और फर्दर डिकम्पोजिशन करते हैं। द एफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू अ सेटलिंग टैंक के अंदर वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट, जहां पर जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स बन गए थे, फ्लॉक्स यानी बैक्टीरियल फंगस के जो गुच्छे बन गए थे उनको नीचे सेडिमेंट कर दिया जाता है। फिर जो ऊपर वाटर होता है ना उसे पंप के थ्रू रिवर्स के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज, इसी को हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब अपन ने उसे तो निकाल लिया ऊपर का, तो लेकिन जो नीचे बच गए ना बैक्टीरिया के फ्लॉक्स, उन्हें भी हटाना, वो तो बहुत हार्मफुल होते हैं बहुत। इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। अ स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पंपेड बैक इनटू द एरेशन टैंक, जो पहले वाला एरेशन टैंक था उसमें डाल देंगे। क्यों? वहां पर से डिकम्पोज कर रहे हैं, वही प्रोसेस चलेगी ना बार बार, इन्हीं को दोबारा उनके अंदर डाल देंगे तो ग्रो कर जाएंगे। फिर उसके एफ्लुएंट इसके अंदर लाएंगे, उसे बाला कर निकालेंगे, फिर बच जाएगा। प्रोसेस चल रही है, ठीक है। एयरेशन टैंक सर्विस इनोक्यूलियम की तरह काम करेगा। वहाँ पर जो दोबारा लौट के आएगा, दोबारा नया जो आएगा ऑर्गेनिक उसको डिकम्पोज करने का जो काम करेंगे दोबारा कर देंगे, ठीक है। एयरेशन टैंक टू सर्विस इनोक्यूलियम। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पंपेड इनटू लार्ज टैंक एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। हियर अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं व्हिच ग्रो एनारोबिकली डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंगाई इनटू स्लज। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेज प्रोड्यूस करता है, जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CH4, SO2, CO2, है कि नहीं। तो CH4, ठीक है ना, और हमारा कौन हो गया? H2S हो गया, और कौन हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। CH4, H2S और CO2 दीज गैसेज फॉर्म बायोगैस बनाने का काम करते हैं एंड कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्लेमेबल होते हैं, ठीक है ना, एनर्जी की सोर्स की तरह काम आता है।
अब बात करते हैं द एफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट ये जनरली रिलीज इनटू नेचुरल बॉडी, नेचुरल बॉडीज में डाल देते हैं क्योंकि अब वो उसकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत कम हो चुकी है। उसके अंदर से अपन ने हार्मफुल केमिकल्स को रिमूव कर दिया, उसके अंदर से अपन ने ऑर्गेनिक मटेरियल को पूरा डिकम्पोज कर दिया और जो लार्ज पार्टिकल्स है उनको भी सेपरेट कर दिया, लार्ज और स्मॉल पार्टिकल को, ठीक है। एन एरियल व्यू ऑफ अ प्लांट इज सोन इन फिगर 8.7। अब देखो ये फिगर दे रखा है इन्होंने एनसीईआरटी ने, कुछ समझ में ना आया ऐसा फिगर है, कुछ नहीं है इसके अंदर भाई, बस वो सीवेज प्लांट का एक डायग्राम दे दिया है, सीवेज प्लांट का एक डायग्राम दे रखा है, उससे कुछ ना वो समझ नहीं आएगा, बस ऐसे दे दिया एनसीईआरटी ने, कुछ लेबल ना कुछ। यू कैन अप्रिसिएट हाउ माइक्रोब्स प्ले अ मेजर रोल। सुनना, अब हम अप्रिसिएट कर सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ लिया ना कि हमको देखो दूध से दही बनाना है तो माइक्रोब चाहिए, इडली बनाना है तो माइक्रोब चाहिए, डोसा बनाना है तो माइक्रोब चाहिए, स्विच चीज़ बना रहा है तो माइक्रोब चाहिए, रॉकफिट चीज़ बना रहा है तो माइक्रोब चाहिए, ये भी तो छोड़ो छोड़ो, टोटी बना रहा है तो माइक्रोब चीज़ चाहिए, ध्यान रखना। साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक, जिसके बना तो लाइफ पॉसिबल ही अपन लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते है कि नहीं, तो एंटीबायोटिक के अंदर माइक्रोब्स चाहिए हमारे को, तो सारे के सारे माइक्रोब्स हार्मफुल हैं, ये बहुत ही गलत बात है कि सारे बहुत सारे माइक्रोब्स यूज कर रहा है, बहुत सारा आसान भी किया है हमारे जीवन को माइक्रोब्स, ठीक है। एंटीबायोटिक बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं माइक्रोब्स की मदद से, तो यू कैन अप्रिशिएट हाउ माइक्रोब प्ले अ रोल इन ट्रिलियन ट्रीटिंग मिलियन ऑफ गैलन ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे। और अपन इसमें भी कह सकते हैं कि माइक्रोब्स कितना मदद दे रहे हैं कि हम जो है इतना खराब चीज़ जो है मतलब गंदगी जो है उसको साफ कर दे रहा है माइक्रोब्स की मदद से। दिस मेथोडोलॉजी हैज बीन प्रैक्टिस फॉर मोर देन अ सेंचुरी now when mere technology has been able to revival the treatment of sewage plant. You are aware that due to increasing urbanization sewage is being produced in much larger। अब अपन समझ रहे हैं कि शहर बस रहे हैं, जैसे जैसे शहर बस रहे हैं शहरों में पॉपुलेशन ज़्यादा है, साथ के साथ उनका वेस्टेज ट्रीटमेंट भी ज़्यादा आता है क्योंकि वो डायरेक्ट फ्लश कर देते हैं और उसके अंदर चला जाता है पूरा पूरा पानी और वो रिकवर भी नहीं हो सकता। विलेजेस के अंदर तो फील्ड्स के अंदर चला जाता है या वो डिकम्पोज हो जाता है आसानी से क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एरिया के अंदर थोड़ा सा वेस्ट होता है, एरिया पर यूनिट वेस्ट पर यूनिट एरिया बहुत कम होता है। यहाँ पर तो आपने पूरा का पूरा एक ही जगह इकट्ठा कर दिया और उसको ट्रीटमेंट के लिए जगह भी नहीं है, ठीक है। हाउएवर द नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैज नॉट इंक्रीज एनफ टू ट्रीट, लेकिन वो तो दिक्कत है ना इंडिया की, वो तो हर चैप्टर में आई। So the untreated sewage is often discharged directly into river, leading to their pollution and increase in waterborne diseases हो रही हैं, ठीक है। अब मिनिस्ट्री में कुछ नहीं हुआ, इन्होंने बस लिखने के हैं कि गंगा एक्शन, फिर भी हम लोग समझो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट ने इनिशिएट कर दिया, ये नहीं ध्यान जरूर रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट जो है उन्होंने गंगा और यमुना एक्शन प्लान निकाला, ठीक है, टू सेव दीज मेजर रिवर ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। अंडर दीज प्लान इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज टनल्स सो दे वांटेड सीवेज वाटर डिस्चार्ज टू बी सिचुएशन एंड बाय एनी प्लेस नियर यू, बट अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिंग एक्सपीरियंस होगा। और वो जस्ट ऐसा बोला कि देख कर आओ आप एक बार ट्रीटमेंट प्लांट कैसे काम करता है। अब बात कर रहा है माइक्रोब इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस कि बायोगैस के अंदर प्रोडक्शन क्या था, एक डायग्राम था, हाँ यही तो है डायग्राम, ठीक है ये डायग्राम था, ठीक है। हाँ तो ये माइक्रोब का जो डायग्राम है इससे समझेंगे अभी माइक्रोब गैस प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है। तो माइक्रोब्स एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस यदि हम देखें तो बायोगैस अभी हमने प्रोड्यूस तो की थी बायोगैस, अब बायोगैस क्या होता है देखो समझो। अपन जानते हैं कि गाँव के अंदर विलेजेस के अंदर, ठीक है, जो कैटल है उनका जो काऊ डंग होता है, ठीक है, उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। उस ऑर्गेनिक मटेरियल के डिकम्पोजिशन से एक बैक्टीरिया भी पढ़ा था अपन ने, मेथेनोजन बैक्टीरिया, जो कि मीथेन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ये मीथेनोजन बैक्टीरिया जो है ना उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो ऑर्गेनिक मटेरियल को है ना सिंपल भी कर दे, साथ के साथ बायोगैस भी प्रोड्यूस कर दे, यानी मीथेन भी प्रोड्यूस कर दे, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये मीथेन गैस जो है ना इनफ्लेमेबल है, अब हम इसे यूज कर सकते हैं एनर्जी का सोर्स से। अब इससे क्या होगा, एक तो हमारा जो वो काऊ डंग है उसका यूज होगा, ठीक है, साथ के साथ बायोगैस प्रोड्यूस हो जाएगी, इनफ्लेमेबल एनर्जी का सोर्स मिल जाएगा। तो वो कैसे किया जाता है वही अपन देखने जा रहे हैं। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज कंटेनिंग प्रीडोमिनेटली मीथेन होती है, प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड विच में भी यूज एज फ्यूल की तरह काम आती है, वही अपन ने बोला। यू हैव लर्नड दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। द टाइप ऑफ द गैस प्रोड्यूस्ड डिपेंड अपॉन द माइक्रोब एंड ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस दे यूटिलाइज इन द एग्जांपल से राइट इन रिलेशन टू द फर्मेंटेड ऑफ चीज मेकिंग प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस द मेन गैस प्रोड्यूस वाज सीड। अपन ने देख लिया था मेन गैस जो होती है वो सीड, वही तो अपन ने पढ़ा हुआ था। हाउएवर सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच ग्रो एनारोबिक ऑन सेलुलर मटेरियल प्रोड्यूस, हाँ ये ध्यान रखना कि कुछ तो बैक्टीरिया हैं, कौन से मेथेनोजन जिन्हें हम कहते हैं, विच ग्रो एनारोबिकली कंडक्शन में प्रोड्यूस एनारोबिक होते हैं जो बैक्टीरिया सेलुलर मटेरियल एक गट में
जो गट होती है ना कैटल्स की, उनकी गट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन और अलॉन्ग विद CO2 और H2O, ध्यान रखना क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे, मीथेन प्रोड्यूस करेंगे, CO2 प्रोड्यूस करेंगे और H2 प्रोड्यूस करेंगे। क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे, CO2 प्रोड्यूस करेंगे, H2 प्रोड्यूस करेंगे और O2 प्रोड्यूस करेंगे, सॉरी CO2 H2 करेंगे और मीथेन प्रोड्यूस करेंगे। दीज बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड मीथेनोजन कहते हैं। एंड वन सच कॉमन बैक्टीरिया कोई बोलते हैं अपन मीथेनोबैक्टीरिया में, ध्यान रखना। दीज बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन द एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग द स्टोमक ऑफ कैटल। अ लॉट ऑफ सेलुलर मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल इज आल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन में भी होता है। ह्यूमन मतलब उनकी गट के अंदर। दीज बैक्टीरिया हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिशन ऑफ कैटल। डू यू थिंक वी ह्यूमन बीइंग्स आर एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज प्रेजेंट इन आवर फूड? क्या तुमको लगता है कि हम जो सेलुलोज है, हमारा जो सेलुलोज है, हम सेलुलोज को डाइजेस्ट करते नहीं कर सकते? क्यों? वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इट वॉज ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है सेलुलोज। अल्फा अल्फा जो ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज का जो है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है। Thus the excreta dung of cattle commonly called gobar is rich in this bacteria. Dung can be used for generation of biogas commonly called gobar gas, ठीक है। हम जो मेजरली ईट करते हैं वो डाइसेकेराइड या मोनोसेकेराइड यूज कर सकते हैं, वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। पॉलीसेकेराइड जो होता है वो ईजी नहीं होता, कर तो सकते हैं। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ कॉन्क्रीट टैंक 10 से 15 फीट का होता है, विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड एंड स्लरी। क्या होता है देखो, अपना डायग्राम से समझो पहले। देखो क्या है कि सारा का सारा जो डंग और वाटर जो है ना, वो अपन इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। सारा का सारा डंग और वाटर है इस टैंक के अंदर ले लेंगे, ये अपना डंग और वाटर डालेंगे। अब डंग और वाटर जब नीचे जाएगा ना, तो उसके अंदर जो मेथेनोजन बैक्टीरिया थे कैटल के अंदर, ह्यूमन के अंदर सेलुलोज मटेरियल, उसके ऊपर फीड करेंगे और मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे। और जो मीथेन गैस होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर मीथेन गैस आ जाएगी, CH4 प्लस CO2 है ना, और H2 आ जाएगी। और फिर इससे वो अपन गैस को निकाल लेंगे और यहाँ से ये स्लज जार, जो स्लज है मतलब स्लज मतलब क्या, जो एक्स्ट्रा जो लिक्विड कंटेंट होता है वो निकल जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा जो लिक्विड कंटेंट होता है उसे अपन ऊपर निकाल देंगे। तो ये डाइजेस्टर होता है। डाइजेस्टर के अंदर क्या करते हैं, फंक्शन ध्यान रखना। ये डंग वाटर है, एक स्लज मटीरियल होता है जो एक्स्ट्रा मटीरियल हो जाता है बाद में डिकम्पोजिशन के बाद में, बायोगैस बनने के बाद में जो मटेरियल होता है उस स्लज बोलते हैं। और डाइजेस्टर के अंदर उसी को डाइजेस्ट करते हैं सेलुलोज मटेरियल को, ठीक है। प्लेस्ड ओवर स्लरी which keeps on rising as the gas is produced in the tank, due to which microbial activity the biogas plant has an outlet होता है which is connected to a pipe to supply biogas to nearby house. The spent slurry is removed through another outlet and may be used as fertilizer की तरह काम आता है, ठीक है। जो स्लज है ना, ये स्लज, अभी जो स्लज एक्स्ट्रा आया है, ठीक है, इसे अपन फर्टिलाइजर की तरह भी यूज करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, ठीक है। Cattle dung is available in large quantity in rural areas where cattle are used for a variety of purposes. So biogas plant are more often built in rural areas में the biogas thus produced is used for cooking and lighting की यूज होती है। The picture of a biogas plant is shown in, वो देख ही लिया। The technology of biogas production, ये ध्यान रखना, बहुत बार नाम हो चुका है। बायोगैस की जो टेक्नोलॉजी है उस बायोगैस टेक्नोलॉजी जो है वो किसने बनाई, किसने डेवलप करी? बायोगैस जो टेक्नोलॉजी है वो किसने डेवलप करी वो बताना है हमारे को। तो बायोगैस टेक्नोलॉजी किसने डेवलप करी? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI ने KVIC के साथ IARI ने KVIC के साथ मिलकर जो टेक्निक डेवलप करी उसी को अपन बोलना है, ठीक है ना। इफ योर सिचुएटेड इन अ विलेज नियर अ विलेज, इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू इंक्वायर, ध्यान रखना। इफ देयर ऑफ एनी बायोगैस प्लांट हो, ध्यान रखना। तो KVIC ध्यान रखना, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ध्यान रखना। अब बात करते हैं माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट। माइक्रोब जो होते हैं वो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह भी काम आते हैं। देखो कैसे, बायो कंट्रोल रेफर टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीज एंड पेस्ट इन मॉडर्न सोसाइटी। दीज प्रॉब्लम हैव बीन टैकल्ड इंक्रीजिंगली यूज ऑफ केमिकल बाय यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड। दीज केमिकल एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग एंड फ्रूट वेजिटेबल। मतलब कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारे केमिकल आज हम यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन फील्ड के अंदर, केमिकल यूज कर रहे हैं, और केमिकल यूज जो केमिकल यूज कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और यदि वो केमिकल बहुत ज़्यादा हार्मफुल होंगे तो उनसे हमारा एयर पॉल्यूट हो रहा है, रिवर पॉल्यूट हो रहा है, पानी पॉल्यूट हो रहा है। बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज in agriculture there is a method of controlling pests that relies on natural predation rather than introduced chemical. A key belief of the organic farming is that biodiversity further helps. The more variety a landscape has, the more sustainable it is. The organic farmer therefore works to create a system where the insect and the sometimes called pests are not eradicated but instead are kept to at a minimum. कहने का तात्पर्य है कि हमको कंप्लीटली एरेडिकेट नहीं करना है कि कोई पेस्ट है जो नुकसान पहुंचा रहा है, प्रोडक्शन को कम कर रहा है, तो आप उसे बिल्कुल जमीन से साफ ही कर दो, नहीं उसको कम करना है, बिल्कुल कंप्लीटली एरेडिकेट नहीं करना। और हमको इस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाना है जहाँ की हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो सेफ रहे। ऐसा कि नहीं कि बायोडाइवर्सिटी नेचर को हार्म करके बिल्कुल ही हमने नेचर को बिल्कुल ही हार्म करके सेव कर लिया, प्रोडक्शन बढ़ा लिया, ठीक है ना। अब उसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ चेक और बैलेंस यूज कर सकते हैं विद इन अ लिविंग सिस्टम वाइब्रेंट इकोसिस्टम कॉन्ट्रारी टू द कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये ध्यान रखना। वहाँ पर यूज केमिकल मेथड टू किल बोथ यूजफुल, उससे क्या होता था यूजफुल भी मर जाते थे, नॉन यूजफुल भी मर जाते थे। लेकिन आज हम जो मेथड यूज करते हैं उससे सिर्फ यूजफुल मरते हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से कर्म कर लेते हैं। एंड हार्मफुल लाइफ ऑफ इंडस्ट्री, दिस इज अ होलिस्टिक अप्रोच दैट सीक्स टू डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेब ऑफ इंटरेक्शन
बिटवीन, बहुत मसला है ना कि वेब ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन माइक्रोब्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूट फिलर। तो जो हमारा फ्लोरा और फौना है उसी को अपन हानि पहुंचाएंगे तो अपन कैसे सर्वाइव करेंगे भाई। द ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड द व्यू दैट एरेडिकेशन ऑफ क्रिएचर्स दैट आर often described as pest is not only possible but also undesirable भी है, फॉर विदाउट देम द बेनिफिशियल प्रीडेटरी होता है, पैरासाइटिक इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमको नाम जो ध्यान रखना है वो बैसिलस ट्यूरेंजेनिस का ध्यान रखना है। बैसिलस ट्यूरेंजेनिस जो होता है, बैसिलस ट्यूरेंजेनिस वो एक क्रॉप होती है, वो है ना पार्टिकुलर स्पीसीज स्पेसिफिक होती है। क्या क्या करती है ये, इनके अंदर क्या होता है, एक प्रोटीन बनता है जो कि इनएक्टिव होता है इनके अंदर, पर उस प्रोटीन को एक्टिव होने के लिए एल्कलाइन पीएच जरूरत होती है। और अपन इनकी बीटी कॉटन की जो जीन है वो ट्रांसफर कर देते हैं प्लांट के अंदर, और जैसे ही वो ट्रांसफर करते हैं प्लांट के अंदर वो जीन जो है वो टॉक्सिन बनाती है, और जब कोई भी पेस्ट उसे हीट करता है तो इंसेक्ट जो हीट करता है उसके अंदर वो टॉक्सिन चला जाता है, और जैसे ही उसके अंदर वो टॉक्सिन जाता है, उसके अंदर जैसे ही वह टॉक्सिन जाता है वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसकी गट के अंदर एल्कलाइन पीएच होती है, और जैसे ही एल्कलाइन पीएच के अंदर वो एक्टिव होगा उसे किल करने का काम करते हैं। यही लगा दिया है वह, ठीक है ना। बीटी कॉटन एक सच एग्जांपल है, विच इज बीइंग कल्टीवेटेड इन सम स्टेट इन आवर कंट्री। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल ट्राइकोडर्मा भी है, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस भी है। देखो ट्राइकोडर्मा कैसे करेगा, फ्री लिविंग होता है रूट सिस्टम के अंदर, है ना, फंगस होता है ट्राइकोडर्मा। और जो बैक्टीरियोवायरस जो होते हैं, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस आर बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं इन द न्यूक्लियोवायरस आर एक्सचेंज कैंडिडेट फॉर स्पीसीज स्पेसिफिकली। ध्यान रखना, बैक्टीरियोवायरस स्पीसीज नैरो स्पेक्ट्रम इन द इंसेक्टिसाइडल लैब में दे हैव बीन शो टू नेगेटिव इंपैक्ट ऑन प्लांट एनिमल बर्ड पे नहीं होते, लेकिन बीटी टॉक्सिन के होते हैं, ध्यान रखना, इसलिए इसे यूज नहीं किया जाता। अब माइक्रोब जो है बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज किया जाता है। देखो कैसे यूज किया जाता है। डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कंट्री सिग्निफिकेंटली टू दिस पॉपुलेशन। ऑर्गेनिक फार्मिंग और बायो फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि भाई जो हम यूज कर रहे हैं केमिकल्स, नाइट्रोजन ला रहे हैं, फास्फोरस, वो जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, वो सॉइल की सैलिनिटी कर रहा है, सॉइल को सैलाइन कर रहा है, सॉइल को अनफेवर कर रहा है, अनफर्टाइल बना रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। इसमें एग्जांपल दिया, ये देखो राइजोबियम लिखा है। राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन अपना एटमोस्फेयर से डायरेक्ट फिक्स करो ना, केमिकल से क्यों देना, ये कहना। और देखो तुम, ठीक है, अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन व्हाइल फ्री लिविंग द सॉइल, जैसे एजियोस्पाइरम और एजियोटोबैक्टर हो गए। माइक्रोआइजिया भी होते हैं। माइक्रोआइजिया क्या होता है, फंगस और एल्गी का एसोसिएशन लेकर जीनस ग्लोमास माइक्रोआइजिया। द फंगस इम्पार्टेंट एसोसिएशन एब्जॉर्ब फास्फोरस फ्रॉम द अदर बेनिफिट। बहुत सारे बेनिफिट होते हैं माइक्रोआइजिया के, ध्यान रखना। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब होते हैं, बाइट डिस्ट्रू एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट, मेनी ऑफ व्हिच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। ये एग्जांपल ध्यान रखना, एनाबीना, नॉस्टोक और ऑसिलोटोरिया। पेडी फील्ड जो है, पेडी फील्ड यानी सरसों की खेत होती है, साइनोबैक्टीरिया उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। बायो फर्टिलाइजर होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता था हेटेरोसिस सेल के अंदर, ध्यान रखना। अवेलेबल कमर्शियली इन द मार्केट एंड फार्मर यूज रेगुलरली इन देयर फील्ड टू रिप्लेस सॉइल न्यूट्रिएंट को, ठीक है। तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर होता है वो समाप्त होता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, इस चैप्टर के अंदर जो नेम्स है ना ऑर्गेन माइक्रोब्स के, उनके नेम, उनके फंक्शन अपने को अलग से याद रखनी है, ठीक है। ठीक है, गुड बाय।